हेलो माय डियर ट्रेडर्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में, चैप्टर 10 की वीडियो में। हमारी पहली वीडियो पे हमें बहुत सारे कमेंट्स मिले कि सर चैप्टर 10 का वीडियो लेके आइए, तो उसी लिए हम आपके लिए आज लेके आ रहे हैं चैप्टर 10 का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं अपने व्यूअर्स का थैंक यू कहना चाहूँगा। बहुत आप लोगों ने हमारी वीडियोस को प्यार दिया। बहुत स्टूडेंट्स के कमेंट आए जिन्होंने अपना NISM एग्जाम्स हमारी वीडियो देखने के बाद पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। तो आप लोग ऐसे ही फीडबैक हमें देते रहिएगा, हमें इससे मोटिवेशन मिलता रहता है आपकी अगली वीडियोस हम लोगों को प्लान आउट करने के लिए। एक बात और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, आप सबके प्यार के बदौलत ICFM इंस्टीट्यूट हमारा एक पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया है जिसको BFSI स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का रिकॉग्निशन मिला है, जिसके वजह से हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो अब BFSI स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में आती है, उसके द्वारा हमारे सारे कोर्स रिकॉग्नाइज्ड कर दिए गए हैं। अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप ही के प्यार की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। तो चलिए हमारे इस नई वीडियो की शुरुआत करते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 आप देखेंगे अगेन, ये जो इसकी वेटेज है केवल 5 नंबर की। तो अभी तक हम लोग 95 मार्क्स का सिलेबस, 95% का सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अब ये जो चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है, और ये चैप्टर है बेसिकली इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस एड्रेसल, स्कोर्स वगैरह, बेसिकली किस तरीके से ये सारा प्रोसेस काम करता है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इसका नाम है सेल्स प्रैक्टिस एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन सर्विसेज। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक्चुअल में जब ये डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, इनमें एक्चुअल सेल्स प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, और जो इस मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं, किस तरह से वो आगे अपना ग्रीवेंस सुधार सकते हैं। देखेंगे कि क्या इस चैप्टर के पढ़ने के ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि हमें NISM ने बताए हैं कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये चीजें आप लोगों की कवर हो जानी चाहिए। तो 6 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट रिस्क प्रोफाइल, दूसरा है क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, तीसरा है ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉर कस्टमर्स, फोर्थ है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अंडर KYC प्रोसेस, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। इन 6 टॉपिक्स पे हमें आने वाले चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, और पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग रिस्क प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट। देखिए, डेरिवेटिव्स मार्केट में हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर्स में जैसा डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं, काउंटर पार्टी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, फ्लक्चुएशन रिस्क। और डेरिवेटिव्स क्योंकि एक हेज्ड प्रोडक्ट है, बेसिकली एक मार्जिन प्रोडक्ट है जिसमें हम मार्जिन के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। स्पेशली अगर कॉल और पुट की मैं बात करूं, तो अगर इस टॉपिक पे किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ह्यूज लॉसेस उस ट्रेडर के हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसको पता नहीं कि वो मार्केट में बाय की पोजीशन बना रहा है या सेल की पोजीशन बना रहा है, अगर उसे अच्छे से नॉलेज नहीं है। तो इसमें हमारा मॉड्यूल क्या कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रिस्क की डेफिनेशन पहले ये बताता है, रिस्क रेफर्स नॉट ओनली टू द चांस दैट अ पर्सन मे लूज हिज कैपिटल। मतलब जनरली रिस्क से समझा जाता है कि किस चीज का रिस्क, मतलब इस चीज का तो रिस्क है ही है कि हम जो एक्चुअल कैपिटल है वो अपनी लूज कर दें। साथ ही रिस्क उसे भी बोला जाता है कि जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं मार्केट से, उस एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हमारा रिटर्न कितना है। मान लीजिए मेरी 10% की अगर मार्केट से एक्सपेक्टेशन है, तो मेरा रिटर्न एक्चुअली एनुअली का 5% ही रिटर्न आया, तो 5% मेरा रिस्क हो गया। तो रिस्क बता रहा है कि खाली कैपिटल का रिस्क नहीं, इस चीज को भी रिस्क बोलते हैं कि आपकी जो मार्केट से एक्सपेक्टेशन है वो मीट हो पा रही है या नहीं। तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स एंड मार्केट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स। रिस्क की कैटेगरी के हिसाब से फिक्स्ड इनकम मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हो गई, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गई,
और मार्केट ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट जैसे इक्विटी, डेरिवेटिव्स एंड ऑल। तो इन दोनों की रिस्क प्रोफाइलिंग अलग हो जाएगी। A financial advisor should have a thorough understanding of risk. There is a risk-return trade-off. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इसका मतलब है कि जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करेंगे। द मोर यू टेक द रिस्क द मोर इज योर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। इसलिए आप जब देखेंगे बैंक भी अगर किसी क्लाइंट को अपना लोन देता है तो जहां उसको लगता है कि मेरा यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, मतलब रिकवरी के चांसेस कम है, शायद ये क्लाइंट डिफॉल्ट कर सकता है, उस केस में उस क्लाइंट को ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा दिया जाता है एज कंपेयर टू वाला क्लाइंट जिसमें बैंक को लगता है उसका सिबिल स्कोर अच्छा है, जिसमें बैंक को लगता है कि हाँ मेरा पैसा वापस आ सकता है। सेम मैं नॉर्मल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो इन्वेस्टर भी उसी जगह पे कम रिटर्न लेगा जहां पे उसको लगेगा कि यहाँ पे मेरा पैसा डूबने की एक्सपेक्टेशन कम है, और दूसरा कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उतना ही मेरा रिटर्न आएगा, उससे कम रिटर्न नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में कहता है रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स। रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स ये क्या है? रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स हाईलाइट द रिस्क इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। बेसिकली जब आप एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलने जाते हैं तो ब्रोकर, ध्यान से सुनिएगा, ब्रोकर ये एक रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स अपने क्लाइंट से साइन कराता है जिसमें लिखा होता है कि हर इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, जिससे इन्वेस्टर एक अवेयर हो सके कि हाँ मैं अगर ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहा हूं, इन इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग करूंगा तो इस तरह का मेरा रिस्क इन्वॉल्व होगा। देखते हैं हमारा मॉड्यूल क्या कह रहा है। अगेन, ब्रोकर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द क्लाइंट अंडरस्टैंड रिस्क इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स। क्लाइंट शुड ऑल्सो बी कॉशन्ड against the possibility of their orders not getting executed on time or getting only partially executed। मतलब ये इस चीज का भी रिस्क है, टेक्निकल रिस्क है कि हो सकता है उनका ऑर्डर टाइम से एग्जीक्यूट ना हो सकता है उनका ऑर्डर पार्शियली एग्जीक्यूट हो। तो इस रिस्क के बारे में भी ब्रोकर की जिम्मेदारी है कि वो अपने क्लाइंट को बताएं। किसके थ्रू? रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट के थ्रू। आगे क्या कहता है? क्लाइंट में बी फ्लीज्ड और इंड्यूस्ड टू बाय अनसूटेबल डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी को डेरिवेटिव्स मार्केट की, स्पेशली ऑप्शंस मार्केट की समझ नहीं है तो कई बारी देखा ऐसा गया है कि ब्रोकर्स अपनी ब्रोकरेज जनरेट करने की वजह से क्लाइंट को अनसूटेबल प्रोडक्ट्स की एडवाइस दे बैठते हैं। एक कॉल खरीद लीजिए, पुट खरीद लीजिए। उस क्लाइंट को ये पता ही नहीं कि वो कॉल या पुट खरीद के या बेच के एक्चुअली मार्केट में बाय की साइड बैठा हुआ है या सेल की साइड बैठा हुआ है, या एक्चुअली उस कॉल या पुट का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो एक्चुअल प्रीमियम है वो कितना है, जो डेप्रिशिएटिंग, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं टाइम के साथ, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है और थीटा डीके हो जाता है। बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस करा था। इस तरह की प्रैक्टिस अवॉइड करनी चाहिए ब्रोकर को, इसीलिए ये जो रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट है ये बनाया जाता है। इट हैज बिकम अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर ब्रोकर टू इशू अ रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स टू एवरी क्लाइंट व्हाइल ओपनिंग। वही जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। चलते हैं अगली स्लाइड पे। फिर कह रहा है कि इन एडिशन टू द यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग अ रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स व्हाइल ओपनिंग अ न्यू क्लाइंट अकाउंट are now required to display certain risk disclosure facts on their website। देखिए अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा चेंज आया था। सेबी ने एक स्टडी कंडक्ट करी थी। उस स्टडी में पाया गया कि 90% जो ट्रेडर्स हैं F&O मार्केट में दे आर लॉस मेकिंग। तो उसी वजह से जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट हुई वो और बढ़ा दी गई। अब हर ब्रोकर को अपनी वेबसाइट पे, स्पेशली उस टाइम पे जब भी क्लाइंट उसके टर्मिनल पे उसकी वेबसाइट पे लॉगिन करता है ट्रेड करने से पहले, तो जैसे ही वो लॉगिन करता है तो एक रिस्क डिस्क्लोजर आता है। आप ये रिस्क डिस्क्लोजर को पढ़िए, अगर आप ये समझ पाए इस पे एग्री पे क्लिक करिए, जब ही आपका जो आगे की प्रोसीडिंग है वो हो पाएगी। देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। ऑन द स्क्रीन व्हेनेवर क्लाइंट्स, अगेन 2013 में स्टडी आई थी और उसका डेटा था 2021-22 का। उस स्टडी की वजह से हमारे
क्या एडिशनल डिस्क्लोजर्स बढ़ गए हैं जो कि ब्रोकर को अपनी वेबसाइट पे जब क्लाइंट लॉगिन करता है उस टाइम लगाने पड़ते हैं। 9 out of 10 individual traders in equity futures and option segments incurred net losses। ये उसको बताना पड़ेगा कि 21-22 की स्टडी के मुताबिक, सेबी के स्टडी के मुताबिक 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस मेकिंग ट्रेडर्स थे। जो कि लॉस मेकर्स ट्रेडर्स थे उनका एवरेज लॉस था 50,000 रुपए का, और उस लॉसेस का लॉस मेकर्स एक्सपेंडेड एन एडिशनल 28% ऑफ नेट ट्रेडिंग लॉसेस एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लॉस तो लॉस थे ही, उनके अलावा 28% ऑन एन एवरेज उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हमने पिछले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। एसटीटी हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस भी एक होते हैं जो कि हर एक्सचेंज लेता है। अभी हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें बताया था कि किस तरह से जो ट्रेडर ट्रेड करता है उससे ट्रेडर्स को प्रॉफिट या लॉस होना हो, पर एक्सचेंज को उससे जरूर इनकम होती है और उसकी मेन सोर्स होती है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस की। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिए। किस तरह से जो एक्सचेंज होते हैं उनकी हैवी इनकम होती है और जो गवर्नमेंट होते हैं उनकी भी किस तरह से इनकम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्या कहता है इस डिस्क्लोजर में। दोज मेकिंग नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स इनकर्ड बिटवीन 15 to 50% ऑफ सच प्रॉफिट्स एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मतलब किसी ने अगर प्रॉफिट बनाया भी है उस प्रॉफिट का 15 से 50% इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट में उनका चला जाता है। अगेन बहुत लोग गलती करते हैं कि जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि किस तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व है ट्रेडिंग में। वो बस कहते हैं कि ब्रोकरेज के अलावा भी बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है ट्रेडिंग में, तो उस चीज को जरूर ध्यान रखिए। तो ये कुछ डिस्क्लोजर थे और डिटेल में आप अपने मॉड्यूल को ऑब्वियसली रेफर कर सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज 5 नंबर है। बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है। हमने जितना मैक्सिमम इस वीडियो में हम कवर कर सकते हैं वो कवर करने की कोशिश करिए। अगेन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मॉड्यूल को और स्टडी करिए इस चैप्टर को, क्योंकि पूरा ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। इस चैप्टर को आप जितना खुद से पढ़ेंगे उतनी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा रिटर्न एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स। देखिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक टर्म है, मनी लॉन्ड्रिंग एक टर्म है। उसी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हमारे देश में एक कानून है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ PMLA जिसे बोला जाता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्या होती है कि ऐसा देखते हैं कि डेफिनेशन में वो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में क्या बता रहा है। कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग इज डिफाइंड एज whosoever acquires, पहले कहता है एक्वायर यानी खुद से बनाया, या फिर वो उसको ओन करता है, या फिर उसके पास रखा जाता है पोजेस, या फिर ट्रांसफर करता है। एनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी ऐसी प्रोसीड्स या तो वो खुद बनाए, एक्वायर करे, या कहीं से ओन करे, या उसके पास रखा हो पोजेस, या ट्रांसफर करे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और नोइंगली मतलब ये जानते हुए, और नोइंगली एंटर्स इनटू एनी ट्रांजैक्शन व्हिच इज रिलेटेड टू proceeds of crime either directly or indirectly or conceals or adds in the concealment of the proceeds, और मतलब उसकी किसी बंदे की हेल्प करता है वो कंसील करने में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को, तो उसे ही मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग ना हो इसीलिए कुछ रूल्स हैं जिसको हमको फॉलो करना होता है, जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये जो सारे ये चीजें ना हो इस वजह से क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस बनाई जाती है। उसकी मदद से उसमें होती है पॉलिसी बनाई जाती है कि किस किस सर्कमस्टेंस में आप क्लाइंट को ट्रेडिंग अलाउ करेंगे। पॉलिसी फॉर एक्सेप्टेंस मतलब आप ऐसा तो नहीं कि क्लाइंट ऑलरेडी डिबार्डेड हो, तो वो भी लिखा जाता है कि जब भी आप एक्सेप्ट करेंगे क्लाइंट को, पॉलिसी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट्स, पॉलिसी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट्स के क्या मतलब जो एक्चुअल आपके यहाँ जो क्लाइंट है क्या वही उसका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है या कोई और है। ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, स्पेशली सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स STR, मतलब
3 चीजों से इस चीज को इंश्योर किया जाता है। पहले ये पॉलिसी बना के किस तरह के क्लाइंट को आप एडमिशन देंगे। दूसरा कि क्या वो जो प्रोसीजर वो जो क्लाइंट है क्या वही क्लाइंट है, उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया जो ट्रेडिंग कर रहा है, या कोई और क्लाइंट है उसके बिहाफ पे जो ट्रेडिंग कर रहा है। और तीसरा है या आप रेगुलर उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो मॉनिटर करते रहेंगे। Obtaining sufficient information in order to identify persons who beneficially owns or control securities, अभी जैसे मैंने बताया, verify the customer's identity using reliable independent source documents and conduct ongoing due diligence and scrutiny। वही सारी चीज है। ये कह रहा है कि इंश्योर करिए कि उसकी जो आप आइडेंटिटी है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट से आप वेरीफाई करिए, उसकी ऑनगोइंग स्क्रूटनी आप रखिए कि वो ट्रांजैक्शन कर क्या रहा है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट्स में क्या आता है, मतलब ऐसी पॉलिसी जब क्लाइंट्स को ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए अलाउ किया जाता है तो उसमें क्या होना चाहिए। शुड डेवलप कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। कौन डेवलप करेगा? रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। देखिए जो भी ये पॉलिसीज हैं, जो भी ये डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अल्टीमेटली जिम्मेदारी होती है उस ब्रोकर की, उस इंटरमीडियरी की जिसके यहाँ वो क्लाइंट अकाउंट ओपन करा रहा है, क्योंकि सेबी या रेगुलेटर या एक्सचेंज हर क्लाइंट के पास नहीं जाएंगे कि साहब आप ये सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करिए। जो क्लाइंट है वो अल्टीमेटली जा इंटरमीडियरी के पास रहा है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली उसी की हो जाती है। हाँ, जो फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क जरूर रेगुलेटर्स और एक्सचेंज बनाते हैं, पर उसे फॉलो करवाने की जिम्मेदारी अल्टीमेटली रेस्ट विद द इंटरमीडियरी। आगे क्या कह रहा है? सेफगार्ड आर टू बी फॉलोड व्हाइल एक्सेप्टिंग द क्लाइंट्स। क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें ब्रोकर को या इंटरमीडियरी को याद रखने चाहिए जब वो क्लाइंट्स को एक्सेप्ट करे। नो एक्सेप्टेंस, नो अकाउंट इज ओपन इन अ फिक्टिशियस बेनामी नेम। बेनामी नाम से कोई खाता ना खुले। फैक्टर्स ऑफ रिस्क परसेप्शन इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग सस्पिशियस ट्रांजेक्शन ऑफ द क्लाइंट्स आर क्लियरली डिफाइंड हैविंग रिगार्ड टू क्लाइंट्स लोकेशन। मतलब बेसिकली जो क्लाइंट की लोकेशन है, क्लाइंट करता क्या है, उसके हिसाब से उसके ट्रांजैक्शंस के क्राइटेरिया डिफाइन होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी केवाईसी है वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इंश्योर दैट एन अकाउंट इज नॉट ओपन वेयर द इंटरमीडियरी इज अनेबल टू अप्लाई अप्रोप्रिएट क्लाइंट्स ड्यू डिलिजेंस मेजर्स केवाईसी। ऐसे इंस्टेंस में जाके केवाईसी कंप्लीट ना हो पाए तो ऐसे इंस्टेंस में अकाउंट मत खोलिए। ये इंटरमीडियरी को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिस्क, इस यही टॉपिक चल रहा है अभी हमारा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीजर्स। अब कहता है कि जब आप क्लाइंट का अकाउंट खोलते हैं तो आप रिस्क बेस्ड अप्रोच रखिए। मतलब क्लाइंट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए कि ये जो कैटेगरीज हैं ये सस्पिशियस, मतलब इन पे मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा चांसेस हैं कि इनकी जो ट्रांजैक्शंस है वो कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। किसमें? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। तो वो कुछ क्लाइंट की कैटेगरी दी गई है, आप मॉड्यूल भी रेफर कर सकते हैं उसके लिए। जैसे पहला है नॉन रेजिडेंट क्लाइंट्स, जो एनआरआई क्लाइंट्स होते हैं। दूसरा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स। एक है ट्रस्ट, चैरिटीज, एनजीओज जो कि डोनेशंस रिसीव करते हों। कंपनीज हैविंग क्लोज फैमिली शेयर होल्डिंग और बेनिफिशियल, मतलब पब्लिक कंपनी ना हो, क्लोजली हेल्ड कंपनी हो, फैमिलीज वगैरह ही सारे उसमें शेयर्स ओन कर दी हो। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस ऑफ फॉरेन ओरिजिन, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस हो, इसमें चाहे फॉरेन ओरिजिन के हों चाहे इंडियन ओरिजिन के हों, इसलिए एक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस की भी डिक्लेरेशन साइन कराई जाती है जब आप ट्रेडिंग अकाउंट अपना ओपन करते हैं। करंट फॉर्मर हेड हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, काफी अच्छी प्रोफाइल पे, और जो डिटेल है वो आप अपने ऑफकोर्स मॉड्यूल में रेफर कर सकते हैं। उसमें कुछ और भी आपको कैटेगरीज वहां पे दिख जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कस्टमर्स फॉर केवाईसी प्रोसीजर्स। आप अपने मॉड्यूल को प्लीज रेफर करिए और उसमें देखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि केवाईसी के लिए हम लोगों को उसमें चाहिए होते हैं, क्योंकि अननेसेसरी मैं यहाँ पे दोबारा से वो डॉक्यूमेंट्स मेंशन करूँ उसका कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए जो मॉड्यूल है उसमें से आप रेफर कर सकते हैं क्या क्या वो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं
एक जो अगला टॉपिक है वो है मेरा यूनिक क्लाइंट कोड। इससे एमसीक्यूज में क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपसे। देखिए, जब भी एक ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुलता है तो हर क्लाइंट को वो यूसीसी यानी यूनिक क्लाइंट कोड इशू करता है, और उसी क्लाइंट कोड में उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी केवाईसी है, वो उसी क्लाइंट कोड में सारी उसकी जनरेट की जाती है। सेकंड पॉइंट, जब भी वो यूसीसी या यूनिक क्लाइंट कोड होता है, वो होता है पेन बेस्ड, यानी उसको पेन कार्ड से लिंक कर दिया जाता है उस यूनिक क्लाइंट कोड को। थर्ड, उस यूनिक क्लाइंट कोड को जो ब्रोकर होते हैं वो एक्सचेंज में भेजते हैं मैप करने के लिए, और जब वो सारी ये चीज मैपिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसी के बाद जो इन्वेस्टर, जो ट्रेडर है, वो ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर सकता है। जब उसका यूनिक क्लाइंट कोड खुल गया, मैप हो गया सब जगह से, उसके पेन वगैरह सब जगह से मैप हो गया, एक्सचेंज को भेज दी गई वो फाइल, जब ही वो ट्रेडिंग उसमें स्टार्ट हो सकती है। तो ये था कॉन्सेप्ट यूनिक क्लाइंट कोड का। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं, और कहता है सस्पिशियस। अगेन जो हमारा टॉपिक था कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना होगा उस इंटरमीडिएट को, कहां कहां कैसे रिपोर्ट करना होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। अंडर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बाटिंग ऑफ फाइनेंशियल टेररिज्म, CFT बोलते हैं उसे, रेगुलेशंस, सर्टेन ट्रांजैक्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड टू द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। किसको रिपोर्ट करना होता है सर? FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये क्या थी? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कम्बाटिंग ऑफ फाइनेंशियल। ये हो गई आपकी रेगुलेशंस। ये रेगुलेशंस ये हो गई बेसिकली रेगुलेशन। एक होता है हमारा लॉ जिसे बोलते हैं PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो हो गया हमारा लॉ। ये हो गई हमारी रेगुलेशंस, और इस रेगुलेशंस के अनुसार उन ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना होगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIU IND जिसे बोला जाता है, यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, set up by the government to detect possible attempts. According to the STR regulations, again इसी को रेफर कर रहा है, any suspicious transaction must be immediately notified to the money laundering control officer or other designated officer within the intermediary. However, it must be ensured that dealing, देखिए लास्ट में जो पॉइंट लिख रहा है बड़े गजब का पॉइंट लिख रहा है, मतलब आप ट्रांजैक्शन तो रिपोर्ट कर दो, ये जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, पर आप कुछ भी एक्शन नहीं लोगे उस जो क्लाइंट की आप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करोगे, बिना उस जो रेगुलेटर है, बिना उसके ऑर्डर्स के। जब तक उसके ऑर्डर्स नहीं आते, आप जो क्लाइंट का काम है वो एज इट इज चलने दो। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि आपने जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो रिपोर्ट कर दी हैं। द क्लाइंट मस्ट नॉट बी टोल्ड ऑफ द रिपोर्ट और सस्पिशियस। देखिए, ये हो गए सारे हमारे जो मनी लॉन्ड्रिंग और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स थे। अब चल रहे हैं हम, देखिए इतनी हमने सीरीज बहुत टाइम से हम लोग उसकी प्रिपेयर कर रहे हैं, और अब उसका सीरीज का जो है मेरा चैप्टर 10 यानी लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक मेरा आ गया है, और जिसमें है इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस मैकेनिज्म। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टर्स किस किस रूट के थ्रू अपने जो ग्रीवेंस हैं वो लेके जा सकता है एक्सचेंज के पास, सेबी के पास, कोर्ट के पास। चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या मेरा पहले आ रहा है। पहले आ रहा है सबसे पहले इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी। देखिए, हर एक्सचेंज को ये कमेटी बिठानी पड़ती है जिसका नाम है इन्वेस्टर्स, IGRC बोला जाता है इसे, इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस एंड रिड्रेसल कमेटी। इस कमेटी में जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी कंप्लेन लेके जा सकते हैं और किसी भी इंटरमीडिएरी के अगेंस्ट जो कि उस एक्सचेंज का मेंबर हो। तो पहला तो मेरा एक ये स्टेप हो गया। तो इसमें क्या होता है कि रिसिप्ट्स ऑफ कंप्लेंट्स होती है, जो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है एक्सचेंज का, उस फॉर्मेट को भरा जाता है, उसमें कुछ अटैचमेंट्स वगैरह लगाई जाती है। इन्वेस्टर बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या क्या मेरे पास प्रूफ हैं, ये सारी चीजें साबित करने के लिए। बेसिकली ये सारे मैकेनिज्म क्यों दिए गए, जिससे कंज्यूमर को, जिससे बेसिकली इन्वेस्टर को एक स्पीडी रेजोल्यूशन मिल सके, एक ऑल्टरनेट रेजोल्यूशन मिल सके। देखिए, रिसिप्ट के बाद जो रिड्रेसल होता है कंप्लेन का एक्सचेंज के बिहाफ पे, वो देखिए किस तरह से होता है। वो ट्रेडिंग मेंबर के पास कंप्लेन जाएगी,
ट्रेडिंग मेंबर या तो उस कंप्लेन को एग्री कर लेगा, सेकंड क्या करेगा वो, देखिए ट्रेडिंग मेंबर या तो उस कंप्लेन को एग्री कर लेगा या फिर ट्रेडिंग मेंबर स्टेट्स दैट ही हैज ऑलरेडी, या वो कहेगा कि उसने तो वो ऑलरेडी डिस्प्यूट सेटल कर दिया है। इस केस में वो जो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो ट्रेडिंग मेंबर दे देगा कि ये सारा मैंने केस सेटल कर दिया है ऑलरेडी। या फिर ट्रेडिंग मेंबर कहेगा कि सर ये तो आप खाली इन्वेस्टर की बात सुन रहे हो, इसमें आप मेरा भी कंसर्न सुनो, मैं भी अपनी साइड रखना चाहता हूं। तो उस केस में जो ट्रेडिंग मेंबर की साइड होगी वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी क्लाइंट को उसके कमेंट के लिए कि क्या आप बताइए कि जो ट्रेडिंग मेंबर ये कह रहा है कि क्या वो सही है या नहीं है आपके हिसाब से। और एक इंस्टेंस क्या होता है, वो कहेगा ट्रेडिंग मेंबर है जस्टिफाइड रीजंस फॉर हिज एक्शंस व्हिच आर विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वो कहेगा कि हाँ मैंने ये किया है, लेकिन मैंने क्यों किया है, क्योंकि फलाना रेगुलेशन मुझे ये चीज करने के लिए कहती थी। इस तरह के कुछ रिप्लाई ट्रेडिंग मेंबर की साइड से आपकी कंप्लेन पे यानी ट्रेडर्स की या इन्वेस्टर्स की कंप्लेन में आ सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, इफ द इन्वेस्टर और द ट्रेडिंग मेंबर इज नॉट सेटिस्फाइड, देखिए अब एक्सचेंज के पास वो सारी चीजें जाएंगी, दोनों पार्टियों का पक्ष जाएगा, और कोई भी एक पार्टी अगर उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील कर सकती है आर्बिट्रेशन में। आर्बिट्रेशन बताते हैं अभी आगे, आर्बिट्रेशन में कर सकती है 3 महीने के अंदर, उस डिसीजन के 3 महीने के अंदर वो आर्बिट्रेशन में जा सकती है। देखिए किस किस तरह की, ये समझिए कि किस किस तरह की कंप्लेन एक्सचेंज सुन सकती है और किस किस तरह की कंप्लेन जो है एक्सचेंज नहीं सुनती है। तो किस तरह की पहले समझते हैं कि नेचर ऑफ कंप्लेन्स किस किस तरह की वो एंटरटेन कर सकती है। कंप्लेन अगेंस्ट ट्रेडिंग मेंबर्स ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, नॉन इश्यूएंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय द ट्रेडिंग मेंबर, किसी तरह का डॉक्यूमेंट इशू नहीं किया गया ट्रेडिंग मेंबर के थ्रू, फंड्स या सिक्योरिटीज नहीं मिले जो ट्रेडर है इन्वेस्टर है उसको, या फिर मार्जिन या सिक्योरिटी डिपॉजिट दी वो वापस नहीं मिली, ऑक्शन वैल्यू क्लोज आउट वैल्यू रिसीव्ड और पेड, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स विदाउट, भाई बिना मेरी मर्जी के मेरे अकाउंट में ट्रेडिंग कर डाली, या ज्यादा ब्रोकरेज लगा डाली जो मेरी एग्रीड ब्रोकरेज थी उससे, या फिर जो स्टेटमेंट में आप बैलेंस दिखा रहे हो उतना क्रेडिट बैलेंस नहीं है, वो नहीं मिला मेरे को, अगेन जो मेरी मार्जिन रखी थी वो मेरे को नहीं मिली। इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स होती हैं जो कि एक्सचेंज आईजीसीआर कमेटी के थ्रू हैंडल करती है। और कुछ देख लेते हैं कि कौन सी कंप्लेंट्स वो हैंडल नहीं करते हैं, वो एंटरटेन नहीं करते हैं। कंप्लेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच आर ऑलरेडी सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, ऑलरेडी आर्बिट्रेशन खुली हुई है उसके लिए, इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ फंड्स एंड ट्रांसफर सिक्योरिटीज अदर देन ट्रेडिंग मेंबर्स, कोई ट्रेडर कोई इन्वेस्टर कहता है कि मैंने तो ट्रेडिंग मेंबर के बिहाफ पे फलाना पर्सन को पैसे दे दिए थे या उसको सिक्योरिटी दे दी थी, तो उस तरह की भी कंप्लेन एक्सचेंज एंटरटेन नहीं करेगा। मेंटल अगानी, हरेसमेंट्स, इस तरह की भी कंप्लेन जो है एक्सचेंज एंटरटेन नहीं करता। क्लेम्स फॉर नोशनल लॉस, कहता है कि एक जो इन्वेस्टर है वो कहता है कि सर इसने मेरा पैसा रोक लिया, 1 लाख रुपए रोक लिया, मैं अगर 1 लाख रुपए कहीं और लगाता तो मेरे 1.5 लाख रुपए हो जाते या फलाना अमाउंट हो जाता। तो उस तरह की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी एक्सचेंज एंटरटेन नहीं करता है। कंप्लेन पर्टेनिंग टू ट्रेड्स नॉट एक्सिक्यूटेड ऑन एक्सचेंज, भाई जिस तरह की आप कंप्लेन लेके आ रहे हो, जो भी आप ट्रेड के रिगार्डिंग कंप्लेन लेके आ रहे हो वो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट हो। आप कह रहे हो कि वो तो मैं बस ऐसी लिख ली मैंने कहीं कंप्लेन, वो ट्रेड कहीं लिख लिया, ऐसा नहीं होता, वो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए। क्लेम्स रिलेटिंग ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन द नेचर ऑफ लोन और फाइनेंसिंग व्हिच आर नॉट, अगेन जो लोन और फाइनेंसिंग के जो केस है जो कि एक्सचेंज के परव्यू में नहीं आते। अब आप कहेंगे कि सर जैसे मेंटल अगॉनी हो गया, हरेसमेंट हो गया, और भी तरह की कंप्लेंट्स हो गई, तो अगर एक्सचेंज उनको नहीं देखता तो सर कहाँ लेके जाए। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक्सचेंज इस तरह की कंप्लेंट्स नहीं देखता तो आपके नॉर्मल कंज्यूमर कोर्ट, सिविल प्रोसीडिंग्स, इनके रास्ते बंद हो जाते हैं। इन सभी के रास्ते आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं, तो किसी को अगर ग्रीवेंस होता है तो उसकी तरफ जा सकता है। एक तो ये इस तरह का हो गया आईजीसीआर के हो गए, और दूसरा हमारा आता है अगला हमारा आता है आर्बिट्रेशन का। देखिए 2 तरीके से कंप्लेन का रेजोल्यूशन किया जाता है आईजीसीआर के थ्रू, जो एक्सचेंज के थ्रू किया जाता है बेसिकली।
आईजीसीआर के थ्रू जो कि इनकी इंटरनल एक कमेटी होती है, और सेकंड होता है आर्बिट्रेशन के थ्रू जो कि एक एक्सपर्ट आर्बिट्रेटर्स का पैनल होता है। उस पैनल में जो दोनों पार्टीज होती हैं उनकी रजामंदी से आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट किया जाता है। बेसिकली आर्बिट्रेशन एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है। क्वाजी जुडिशियल मतलब एक ऑल्टरनेट जुडिशियल बॉडी होती है, जो कि आपकी कंप्लेंट्स पे ट्रेडिंग मेंबर्स हो गया, इश्यूअर हो गया, कंपनी हो गया, जो भी उस एक्सचेंज से रिलेटेड है उस कंप्लेंट को हैंडल करती हैं। इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन ट्रेडिंग मेंबर्स, इन्वेस्टर्स, क्लियरिंग मेंबर्स एंड आल्सो बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड इशूअर्स। तो बेसिकली ये थोड़ा इसका जो स्कोप है वो बढ़ जाता है। एप्लीकेशन फॉर आर्बिट्रेशन हैज टू बी फिल्ड टू द रीजनल आर्बिट्रेशन सेंटर, जिसे बोला जाता है आरएसी, विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्प्यूट। ये याद रखिएगा, 3 साल के अंदर वो जो एप्लीकेशन है डिस्प्यूट के 3 साल के अंदर आप आर्बिट्रेशन में भर दीजिए, वरना उसका फिर सुनवाई नहीं हो सकती या मुश्किल होगी। आर्बिट्रेशन इज गवर्न बाय बायलॉज, रेगुलेशंस एंड सर्कुलर्स इशूड बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी। जो भी आर्बिट्रेशन के कानून है, नियम है, वो सेबी और एक्सचेंज की बायलॉज के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। अब देखिए आर्बिट्रेशन का अभी जो हमने पढ़ा था कि आईजीसीआर में 3 महीने का टाइम होता है कि अगर 3 महीने में आपको डिसीजन समझ नहीं आया तो आप आर्बिट्रेशन में आ जाइए। आर्बिट्रेशन का डिसीजन अगर समझ नहीं आया तो आपके पास टाइम होता है 30 डेज का, चाहे वो कोई सी भी एग्रीड पार्टी हो जिसके अगेंस्ट जो अपील करना चाहती है। बेसिकली अपील कौन करता है? जिसको लगता है कि मेरे फेवर में डिसीजन नहीं आया, तो वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकती है। तो वो कहाँ जाएगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा, जो कि पूरे केस को दोबारा से सुनेगा, और उस अपीलेट ट्रिब्यूनल में 3 आर्बिट्रेटर्स एक्सचेंज अपॉइंट करता है, जिसकी रजामंदी से एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचा जाता है। 3 आर्बिट्रेटर्स। इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस रिड्रेसल में ही हमारा अगला टॉपिक है सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम, स्कोर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सचेंज, देखिए इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस में अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे? अभी तो जो आपने रूट दिए आईजीसीआर और आर्बिट्रेशन, ये दिया एक्सचेंज ने, लेकिन एक्सचेंज ही सफिशिएंट नहीं है। सेबी भी कहता है कि मैं क्योंकि इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए हूं, मेरा काम है इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन करना, मार्केट को रेगुलेट करना, तो सेबी के पास भी जो इन्वेस्टर है वो जा सकता है, और वो जाता है स्कोर्स के थ्रू। स्कोर्स एक प्लेटफॉर्म है सेबी का ऑनलाइन, एक कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें जो इन्वेस्टर होता है वो अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है। स्कोर्स, उसका वेब एड्रेस है scores.gov.in। इस पैनल पे आप बीइंग अ इन्वेस्टर, आप किसी कंपनी के थ्रू जो कि उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, जो कि लिस्टेड है ऑब्वियसली, क्योंकि सेबी जो कंप्लेन्स देखता है वो लिस्टेड मैटर्स में देखता है, और या फिर किसी इंटरमीडिएट के थ्रू जो कि सेबी में रजिस्टर्ड हो, उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। क्या है ये? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ इन्वेस्टर्स कंप्लेन, ऑनलाइन मूवमेंट ऑफ कंप्लेन्स टू द कंसर्न लिस्टेड कंपनी। जैसे ही कंप्लेन करेगा तो वो जो अपोजिट पार्टी होगी उसके पास ऑनलाइन तरीके से चली जाएगी, जो भी एक्शन टेकन लिया गया उस कंप्लेंट पे कंपनी से या इश्यूअर से, वो उस एक्शन टेकन रिपोर्ट को अपलोड करेगा स्कोर्स के प्लेटफॉर्म पे, और सेम जो वो रिप्लाई होगा वो इन्वेस्टर को चला जाएगा। अगर वो जो कंपनी है, जो इंटरमीडिएट रिप्लाई नहीं करता 30 डेज के अंदर, द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू रिड्रेस द ग्रीवेंस, मतलब 30 दिनों के अंदर भाई उसको सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं करता तो कंप्लेंट सेबी को चली जाती है नए रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, और फिर सेबी उस कंप्लेंट को अपने हिसाब से फॉलो करता है। दोबारा वो कंपनी के साथ फॉलो अप लेता है कि उसको आप रिजॉल्व करवाइए। बहुत अच्छा एक स्टेप है सेबी की तरफ से। इसको बोला जाता है सेबी कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम, स्कोर्स। याद रखिएगा, फुल फॉर्म जो है हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। कुछ हमारे मॉड्यूल में डूज एंड डोंट्स हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत फ्रॉड्स के चांसेस होते हैं, तो प्लीज ये जो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स हैं, और बहुत सावधान होकर हम लोगों को काम करना होता है। तो इसलिए सेबी ने, एक्सचेंजेस ने टाइम टू टाइम एक डूज एंड डोंट्स वो इशू करता रहता है। आप अपने मॉड्यूल में इसको डिटेल में देख सकते हैं, क्या इन्वेस्टर को करना चाहिए और क्या इन्वेस्टर को नहीं करना चाहिए, बहुत डिटेल में इसमें है।
आप पढ़िए, फर्स्ट रीडिंग में ही वो समझ आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये जो NISM की सारी सीरीज है विद ईच एंड एवरी टॉपिक, ये आज हमारी इस सीरीज के साथ, इस टॉपिक के साथ खत्म हो रही है। पर टॉपिक एंड करने से पहले हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के MCQs पे और देखते हैं किस तरह के MCQs आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा, हु प्रोवाइड्स द यूनिक क्लाइंट कोड टू द क्लाइंट। कौन देता है सर? NSC देती है। NSC को इतना टाइम है कि वो हर क्लाइंट का यूनिक क्लाइंट कोड देती रहे, या BSC देती है, या दोनों देते हैं? सर ब्रोकर देता है, ऑप्शन डी, ब्रोकर्स ही देते हैं यूनिक क्लाइंट कोड। वो तो ब्रोकर जनरेट करने के बाद एक्सचेंज में उसको अपलोड कर देते हैं, जिसके बाद ट्रेडिंग चालू हो जाती है। क्वेश्चन 2 क्या है, डैश इज अ सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम विद ट्रैकिंग मैकेनिज्म to know the latest update and time taken for resolution of a complaint. This system is developed by SEBI. जहां भी आ गया कि grievance redressal system है और SEBI ने डेवलप करा है, तो क्या होगा सर? CDSL थोड़ी है, वो तो डिपॉजिटरी है, ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। स्कोर्स, ऑप्शन सी, स्कोर्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, दिस इज कंपल्सरी फॉर ओपनिंग अ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट विद अ ब्रोकर। इनमें से क्या जरूरी है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। दिस इज कंपल्सरी फॉर ओपनिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग पूछ रहा है, ये ओपनिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट, ये नहीं कह रहा है कि ट्रेडिंग करने के लिए क्या जरूरी है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए क्या जरूरी है। पहला कहता है रिसीव और मार्जिन फ्रॉम क्लाइंट, दूसरा इन पर्सन वेरिफिकेशन, तीसरा बोथ A एंड B, चौथा नन ऑफ द अबव। देखिए अब आप लोगों के, बहुत लोगों के कमेंट्स आएंगे कि सर मार्जिन भी जरूरी है, लेकिन अगेन मैंने कहा कि मार्जिन क्लाइंट ओपन अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं। जनरली जो ब्रोकर्स होते हैं वो इनिशियल मार्जिन का चेक लेते हैं, लेकिन जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कहती है इन पर्सन वेरिफिकेशन होना चाहिए, IPV जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको जो मार्जिन चाहिए होती है वो ट्रेडिंग करने के लिए चाहिए होती है। क्वेश्चन 4, इन द KYC प्रोसेस पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस आर टर्म्ड एज PEP, जिन्हें बोला जाता है। क्या टर्म किया जाता है? क्लाइंट्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी, हाई नेटवर्थ। सर ये तो सारी ऑलरेडी मेरी कैटेगरीज हैं, तो क्लाइंट्स ऑफ स्पेशल कैटेगरीज उनमें उन्हें रखा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अभी डिस्कस करा था हमने। क्वेश्चन 5, अंडर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML एंड कम्बाटिंग ऑफ फाइनेंशियल टेररिज्म CFT रेगुलेशंस, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिपोर्टेड टू, किसको रिपोर्ट करेंगे? सेबी को रिपोर्ट करेंगे? जी नहीं। सेंट्रल विजिलेंस को रिपोर्ट करेंगे? जी नहीं। रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करेंगे? जी नहीं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, स्कोर्स क्या है? एक्सचेंज का मार्जिन रिपोर्टिंग सिस्टम है? एक्सचेंज का मार्जिन रिपोर्टिंग सिस्टम है? जी नहीं। कोलैटरल रिपोर्टिंग सिस्टम है? जी नहीं। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस और EKYC का सिस्टम है? जी नहीं। सर सेबीज वेब बेस्ड कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम इज स्कोर। तो इसी के साथ हमारी NISM की ये सीरीज आज कंप्लीट हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे चैप्टर्स क्लियर होंगे। अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना चाहते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट में, किस तरह से ट्रेडर्स एक्चुअली वर्क करते हैं, तो आप ICFM स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट के ट्रेडिंग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइव ट्रेडिंग फंड्स पे काम करने की और लर्न करने की। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे इस चैनल पे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।